फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्कोलाइट लाइव लर्निंग एकेडमी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और जो जी का वैल्यू कैलकुलेशन है वो भी हम करेंगे। और इस पर जो दो सॉल्व न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी बुक के 9.2 एंड 9.3 वो भी हम समझेंगे कि एक्चुअली में कैसे सॉल्व हुए। ओके। और अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है इसके उसका सॉल्यूशन भी लाएंगे। तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल हम उसे कहते हैं कि कोई चीज़ अगर ऊपर से जो नीचे गिरती है, मीन्स चीज़ ऊपर से नीचे क्यों गिरती है। अभी समझो आप अगर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाओ, रूफ पर चढ़ जाओ और वहां से एक स्टोन को फेंको तो वो सीधे आकर नीचे ज़मीन पर गिरता है। तो एक्चुअली में वो आकर नीचे ज़मीन पर क्यों गिरता है स्टोन, तो ये इसलिए गिरता है बिकॉज जो अर्थ है तो उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करती है उस स्टोन को। तो जब जाकर ये स्टोन ऊपर से आकर नीचे गिरता है, ना कि स्ट्रेट पाथ में चला जाता है या ऊपर चला जाता है, वो नीचे आकर गिरता है बिकॉज अर्थ उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो और उस स्टोन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं होती, जैसे कि वो स्टोन ऊपर से गिर रहा होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि उसे ऊपर से कोई ढकेलता है। मीन्स उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, वो सिर्फ नीचे इसी वजह से आता है बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है। तो इसी को, इफ अर्थ की ग्रेविटी इफ किसी चीज को नीचे खींचे और वो चीज ऊपर से नीचे गिरे तो इसे फ्री फॉल कहते हैं। लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है इसके अंदर कि उस चीज पर किसी एक्सटर्नल फोर्स ने एक्ट नहीं करनी चाहिए। लाइक अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसे ना तो नीचे आने से किसी ने रोकना चाहिए, या ना तो ऊपर से गिरने से किसी ने उसको एक्सीलरेट करना चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए। मीन्स वो चीज बखुद उसका मतलब कि खुद से ही ऊपर से नीचे गिर रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो इसे एक्सीलरेशन कहते हैं, फ्री फॉल। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे कहते हैं, तो देखो जब भी कोई चीज ऊपर से फ्री फॉल में गिरती है, मतलब कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर से नीचे आती है, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वो अर्थ के नियर आती जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। समझो यहाँ 100 मीटर थी, यहाँ उसकी स्पीड 200 मीटर हो जाएंगी। मतलब वो जैसे जैसे अर्थ के नियर आती जाती है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। ओके। तो इस स्पीड के चेंज को, मतलब जो ऊपर से नीचे गिरते वक्त जो भी स्पीड में चेंज आता है, तो उस स्पीड के चेंज को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, एक्सीलरेशन इसे कहते हैं कि स्पीड में चेंज को कहते हैं टाइम के साथ साथ। तो अभी कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो जो उसमें स्पीड में चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो उसकी एक फिक्स वैल्यू, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। और उसकी फिक्स वैल्यू क्या होती है, जी की, उसे हम जी से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसकी एक फिक्स वैल्यू है अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये क्यों है, देखो मैं बताता हूँ आपको। बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए, लाइक चीजों को ऊपर से नीचे फेंका गया, तो जो भी उसकी स्पीड में चेंज आता है, मतलब कि जो उसकी फेंकते टाइम तो स्पीड जीरो रहेंगी 0 सेकंड में, जो उसकी 1 सेकंड बाद स्पीड होती है वो 9.8 होती है, जो उसकी 2 सेकंड बाद स्पीड होती है वो 19.6 होती है, 3 सेकंड में उसकी स्पीड होती है 29.4। मीन्स हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ी, 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ी। तो यही 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब कि हर सेकंड में स्पीड में चेंज, यही है हमारा ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। तो इसी को हम जी की वैल्यू डिनोट करते हैं बिकॉज जो भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है बिना एक्सटर्नल फोर्स के, तो उसका एक्सीलरेशन अर्थ के अंदर जो है तो वो कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है, 9.81। तो चलो हम अब जी का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या फॉर्मूला मिला, हमें फॉर्मूला मिला एफ
इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में डिस्टेंस का डी का स्क्वायर। तो देखो हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बोला था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो दोनों चीजों के मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, और जो फोर्स होती है वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होती है। ओके, तो अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चीज किसको कहते हैं, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। ऐसी चीज के जिस एक चीज के बढ़ने से सामने वाली चीज दूसरी चीज भी बढ़े, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे एग्जाम में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसे कहते हैं कि जिस एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो। जैसे कि आप अगर ज्यादा खेलोगे तो आप कम पढ़ाई करोगे, आपके मार्क कम आएंगे। और अगर आपके मार्क ज्यादा आ रहे हैं, आपके मार्क ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, आप पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो मतलब खेल रहे कम हो, तो पढ़ाई ज्यादा करने से खेलना कम हो गया, तो ये दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ओके, तो अभी हमें ये मिला था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो अब हम सबको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होता है, एफ इजिकल टू एम इंटू ए। तो अब हमें पता है इसके अंदर ये जो ए है ये क्या है, एक्सिलरेशन है। अब अगर कोई चीज ऊपर से नीचे फ्री फॉल में गिर रही है तो हमने पीछे देखा कि उसका एक्सिलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अर्थ के अगर अर्थ की बात करें तो उसकी वैल्यू रहेगी 9.81, और उसे हम जी कहते हैं, तो हम इस ए की जगह पे जी पुट कर सकते हैं। तो हम एफ के फॉर्मूले में ए की जगह पे जी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्री फॉल के केस में एफ का फॉर्मूला एफ फिजिकल टू एम इंटू जी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं एफ की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला। तो अब अगर इसके अंदर से हम इस एम को भी कैंसिल कर देते हैं इस एम से, तो फिर अब सिर्फ क्या बचेगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम नहीं बचेगा अभी, क्योंकि स्मॉल एम जो है तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये दो जो फॉर्मूलाज है, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज है। अब हम एक केस की बात करते हैं। थोड़ा लाइन टेढ़ा चला गया। ओके, तो अभी देखो अगर कोई चीज अर्थ की सरफेस पर गिर रही है, समझो ये अर्थ है और कोई चीज यहाँ पर है। ओके, ये अर्थ का सेंटर है, मतलब कि यहाँ से कोई अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अभी फोर्स और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो इतना हो रहा है, मतलब ये अर्थ का क्या है, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो अगर कोई चीज अर्थ पर है या अर्थ के करीब है तो उसका जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अर्थ की फोर्स और उस ऑब्जेक्ट के बीच में का डिस्टेंस जो है तो वो अर्थ के रेडियस के बराबर है। तो अब हम यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर डी की जगह पे आर पुट कर सकते हैं, बिकॉज इन अगर कोई चीज अर्थ के नजदीक है, अर्थ के नियर है, तो डी किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के। ओके, तो अब हम इन फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं अर्थ के रेडियस की। तो ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर जो है तो वो अर्थ का डायमीटर है। ओके, और जी इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दो फार्मूलाज यूनिवर्सल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हैं, लेकिन किस केस में, कि जब ऑब्जेक्ट अर्थ, एक तो अर्थ की सरफेस पर हो या अर्थ के बहुत ही, और देखो जो अर्थ के जो स्मॉल जी का कैलकुलेशन है, मतलब के अर्थ के केस में जी का जो कैलकुलेशन है तो वो कैसे आता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ।
समझो अभी जो कैपिटल एम है तो वो अर्थ का मास है कैपिटल एम। और अर्थ का मास कितना होता है ये आप गूगल से देख सकते हो। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। ये होता है अर्थ का मास। और अभी आप समझो जो अर्थ का रेडियस है, तो अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है कैपिटल जी, तो उसका वैल्यू कितना होता है, ये कहीं चेंज नहीं होगा, ना ये मून पर चेंज होगा ना किधर चेंज होगा, बिकॉज ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 6.4 × 10⁻6 मीटर इसका फॉर्मूला होता है। ओके, और ये जो बराबर, और इसकी जो यूनिट है तो वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg-2। आई एम सॉरी, जो जी का वैल्यू है तो वो वैल्यू होता है जी का एक्चुअली में 6.7 × 10⁻11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg-2। ओके, तो ये इन सब की वैल्यूज होती है अर्थ के केस में, ये दोनों की वैल्यूज। और ये वैल्यू यूनिवर्सल पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। तो इसको अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो स्मॉल जी बराबर हो जाएगा, कैपिटल जी का वैल्यू कितना है 6.7 इंटू 10⁻−11। फिर कैपिटल एम का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻24। और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या है 6.7 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। तो अब ये इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये हमारी हो गई जी की वैल्यू। तो अब समझा जी का कैलकुलेशन कैसा होता है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस देखी थी इससे पहले, तो वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी। पहली वाली क्या थी, पहली वाली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस एफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो अभी मुझे आप सब बताओ कि अगर कोई चीज फ्री फॉल में है, मतलब कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है और वो अर्थ के ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, ए बराबर किसके हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा जी के। ए है उस चीज का एक्सिलरेशन, और वो एक्सिलरेशन अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो किसके बराबर हो जाएंगे, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तब हम इस एक ही जगह पर जी पुट कर सकते हैं। तो ये तीनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, पहली इक्वेशन हो जाएंगी, तो देखो इक्वेशन हो गई ये v इज इक्वल टू यू प्लस, और एक ही जगह पर आ गया जी तो u प्लस जी टी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक ही जगह पर जी हाफ जी टी स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 4 हो जाएंगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2g तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है हमें। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि एक कार है जो कि लेज से गिरी, लेज मतलब एक ऊंचाई से एक टॉप से कार नीचे गिर रही है। तो जो कार का जी है, मतलब कि कार का एक्सिलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। ओके, और जो टाइम में गिरी कार, तो वो कितना टाइम गिवन है हमें, वो गिवन है 0.5 सेकंड। तो हमें जो जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ओके, तो हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, कार का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब के जी, वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और सेकंड चीज हमें गिवन है, टाइम गिवन है मतलब कि टी गिवन है, कितना गिवन है 0.5 सेकंड। तो पहली चीज हमें क्या मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है स्ट्रिंग करते टाइम की, मतलब कि गिरते टाइम की ग्राउंड ग्राउंड पर जब मतलब वो गिरी तो उसकी फाइनल स्पीड क्या आती, तो वो हमें मालूम करनी है, मतलब कि हमें स्पीड मालूम करनी है। तो देखो जो उसका फॉर्मूला है, टी का फॉर्मूला, इसका स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो देखो स्पीड का फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 1 ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 80, इक्वेशन 1 नहीं, v इज इक्वल टू 80 होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो अभी हमें v का वैल्यू मालूम करना है, एक ही जगह पर हम क्या रखेंगे, अभी यहाँ पर ये मतलब कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है। तो अब इसके अंदर जी का वैल्यू पुट कर देंगे, जी का वैल्यू हमें कितना गिवन है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इंटू टी का वैल्यू कितना गिवन है हमें 0.5 इंटू सेकंड। तो ये एक से ये इसका पावर टू कट हो जाएगा, तो हमें स्पीड कितना मिला 10 इंटू 0.5 5 मीटर पर सेकंड, ये हमें क्या मिल गया स्पीड। तो हमारा किसका आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। ओके, अब देखो अब हमें सेकंड चीज क्या पता करनी है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे पता करते हैं, एवरेज स्पीड कैसे पता करते हैं, तो एवरेज स्पीड ऐसे पता करते हैं कि जो भी इनिशियल स्पीड होती है उसमें प्लस करते हैं फाइनल स्पीड को, और उसे फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या निकल जाती है अपनी एवरेज स्पीड निकल जाती है। तो अब आप मुझे बोलो, कार जब गिर रही थी तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होंगी, वो आकर रुकी होंगी एक पॉइंट पर, जब तो गिर रही है ना वो, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होंगी, जीरो होंगी, तो जीरो। और अब फाइनल स्पीड हमने कार की कैलकुलेट कर ली है, और वो ये है मतलब कि जब कार मतलब अर्थ से टकराई, कार कोलैप किया अर्थ से, ओके, तो वो स्पीड कितनी हो गई उसकी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो 5 मीटर पर सेकंड, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 2.5 इंटू मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये क्या हो गई अपनी, ये हो गई अपनी एवरेज स्पीड। ओके, तो ये देखो ये भी कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। अब तीसरी चीज हमें क्या पता करनी है कि जो लेज है उसकी हाइट कितनी थी, तो लेज की हाइट हमें पता करनी है। तीसरी चीज लेज की हाइट पता करनी है, मतलब कि डिस्टेंस पता करना है। अब डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बराबर एस होता है, डिस्टेंस बराबर एस होता है। तो अभी आप इस सेकंड इक्वेशन को देखो, इसके अंदर हमें यू भी पता है, टी भी पता है, ओके, और जी का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू पता है, तो इससे हमें एस पता लग जाएगा। तो सब चलो एस का लिखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तब एस इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है 0, टी का वैल्यू कितना गिवन है 0.5 प्लस हाफ, जी का वैल्यू कितना गिवन है 10, टी का वैल्यू कितना गिवन है 0.5, और 0.5 का स्क्वायर। तो अभी आप देखो ये पूरा जीरो हो जाएंगे, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया जीरो, और ये 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हो गया 5 इंटू 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25। ओके, नो नो, आई एम सॉरी, 0.5 का, हाँ 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25। ओके, तो ये सब मिला हमें, ये 5 मिला है 5 जरा, ये जीरो नहीं आएगा इधर, 0.25 होता है। ओके, तो अब क्या हो गया हमारा 5 इंटू 0.25, तो जब 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं
अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 1.25। 1.25, तो ये 1.25 हमारा क्या हो गया मीटर, ये हो गई एस की वैल्यू। तो हमने ये तीनों भी फाइंड कर लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है, सिंपली कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर फेंका गया। मतलब कि अभी एक स्टोन है, एक स्टोन को आपने ऊपर फेंका, तो ये ऊपर कितने मीटर 10 मीटर ऊपर गया, और 10 मीटर ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये रिटर्न हो गया और नीचे आकर गिर गया। तब हमें पहली चीज इसके अंदर फर्स्ट थिंग क्या मालूम करनी है कि ये जो ऊपर गया, मतलब कि ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, तो ये किस स्पीड में आया, तो हमें ये स्पीड पता करनी है। ओके, तो ये स्पीड हमें पता करनी है, मतलब कि इसकी इनिशियल स्पीड पता करनी है, यू पता करना है। और दूसरी चीज हमें क्या पता करनी है कि दूसरी चीज हमें पता करनी है कि ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, तो ये किस टाइम में आया, तो ये हमें पता करना है। मतलब कि हमें क्या पता करना है, टाइम पता करना है। अब हमें जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो हमें देखो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। तो कितना गिवन है, हमें 10 मीटर गिवन है। फिर हमें पता है कि ग्रेविटेशन ड्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड। तो देखो अभी जब ये स्टोन ऊपर फेंका गया, तो इसके हमें क्या पता करनी है, अभी एक्सेलरेशन पता करना है। तो अब ये जब नीचे आ रहा था तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो अभी देखो ऊपर जाते टाइम भी यही होगा वैल्यू इसका, लेकिन देखो डायरेक्शन चेंज है। मतलब ये नीचे आते टाइम का वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड जी का, तो ऊपर जाते टाइम का भी यही रहेगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। तो अपना जो है ये वैल्यू भी वही हो जाएगा, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा अपना ए का वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन चेंज है, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है इसके अंदर। देखो स्टोन यहाँ से फेंका गया, यहाँ गया, और फिर आखिर में आकर ग्राउंड पर आ गया, मतलब ग्राउंड पर आकर वो रुक गया ना, तो उसकी स्टोन की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है अपने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, तब इसके अंदर सब वैल्यू पुट कर देंगे। v का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू हमें पता करना है, तो यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू -9.81 इंटू एस का वैल्यू 10, तो ये 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 20 इंटू -9.81। तो अभी देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 196। ओके, तो अब इसको हम इधर लिखते हैं, तो ये क्या हो गया अपना 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 196। 196 को इक्वल टू किधर लाएंगे, तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो ये 196 इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। अब 196 इज इक्वल टू यू हो जाएगा। ओके, समझा। तो ये कैलकुलेशन था। तो इससे हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई पहले क्वेश्चन की, u इज इक्वल टू रूट में 196, ये वैल्यू हमें मिल गई। तो अब रूट में 196, तो इसका आंसर रूट 196 का आंसर कितना आता है, 14 आता है। तो 14 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गई हमारी u की वैल्यू, तो इसका 14 आंसर। ओके, अब हम दूसरी चीज का कैलकुलेट करना है हमें, और वो क्या है, क्योंकि ऊंचाई पे गया, मतलब कि एस का वैल्यू हमें पता करना है। तो अभी एस का वैल्यू पता करने के लिए वो कितने टाइम में गया, तो एस नहीं पता करना है हमें, एस गिवन है, टी पता करना है कि कितने टाइम में गया। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो अभी इसके अंदर v का वैल्यू कितना है, 0, तो v का वैल्यू रख देंगे। u का वैल्यू क्या है, तो u का वैल्यू अभी हमने पता किया 14, तो 14 प्लस a का वैल्यू कितना है, तो -9.81 इंटू टी का वैल्यू पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा 14। देखो 14 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो -14 इज इक्वल टू -9.81
81 इंटू टी, तो ये माइनस से माइनस दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। टी मल्टीप्लीकेशन में तो इक्वल टू की इधर आके डिवीजन में हो जाए, ओ सॉरी 9.81 मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, तो 14/9.81 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें टी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, हमें टी का वैल्यू मिलेगा 1.43 सेकंड। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। हमें टी का वैल्यू मिल गया, वो कितना है 1.43 सेकंड। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम अपनी। तो गाइस प्लीज आगे के वीडियो के लिए जो कि हम फर्दर टॉपिक लाएंगे, अनसॉल्व न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन लाएंगे आपके, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।